हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड, जो हमारी सीरीज़ थी हिंदी के एमसीक्यूज़ वाली, उसका ये आज हमारा 7वां पार्ट है और इस वीडियो के अंदर भी हम हिंदी के 20 महत्वपूर्ण एमसीक्यूज़ को करने वाले हैं। अगर आपने अभी तक जो प्रीवियस पार्ट है उनको नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट बनी है, वहाँ जाके उनको देख सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और वीडियो के एंड में आपने अपना स्कोर कमेंट करके ज़रूर बताना है कि आपके 20 में से कितने मार्क्स यहाँ पर आ रहे हैं। ठीक है, आउट ऑफ 20 आपको बताना है। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो सबसे पहला प्रश्न है आज का हमारा, काफ़ी इजी क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी ध्वनि महाप्राण नहीं है। तो कौन सी ध्वनि है जो महाप्राण नहीं है? मैंने आपको कई बार, जो हमने पहले वाली सीरीज़ भी करी उनमें भी मैंने आपको कई बार बताया है कि जो हर वर्ग होता है, 5 वर्ग होते हैं हमारे पास, का वर्ग, चा वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और पा वर्ग। तो हर वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा ये क्या होते हैं? ये अल्प प्राण होते हैं। और जो दूसरा और चौथा होता है अक्षर, वो क्या होता है? वो महाप्राण होता है। ठीक है, तो आपने बस ये देखना था कि इनमें से कौन से स्थान पर आता है। अगर आप छा को देखें तो यह चौथे नंबर पे आता है। ठीक है, ये दूसरे नंबर पे आता है। घ की बात करें चौथे पे आता है, ये भी चौथे पे आता है, यानी कि ये सभी क्या हैं? ये महाप्राण हैं। इनमें से केवल एक ही है अल्प प्राण, वो है ग। ठीक है, चलिए तो पहले वाले का आंसर है ऑप्शन डी। दूसरा प्रश्न है, प्रोत्साहित का विलोम शब्द क्या होगा? तो प्रोत्साहित शब्द का आपने विलोम शब्द बताना है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, इसका राइट आंसर है। प्रोत्साहित यानी कि किसी को आप प्रोत्साहित कर रहे हैं, किसी भी चीज़ के लिए उत्साह उसका बढ़ा रहे हैं, और हतोत्साहित करने तक बिल्कुल ही आप उसका कॉन्फिडेंस खत्म कर रहे हैं। ठीक है, तो प्रोत्साहित का उल्टा होता है हतोत्साहित। अगला है, नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना कब हुई थी? देखिए, नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना जो होती है यह 1893 में होती है। और अगर कभी डेट पूछ ली जाए, डेट समेत अगर आ जाए, तो 16 जुलाई 1893 को इसकी स्थापना होती है। ठीक है, कहाँ पर होती है? काशी में इसकी स्थापना होती है, इसीलिए इसको काशी नागरी प्रचारिणी सभा भी कहते हैं। ठीक है, तो 1893 में स्थापना होती है। और कौन इसके संस्थापक होते हैं? तो जो मुख्य योगदान था वो था श्याम सुंदर दास का। ठीक है, और अन्य दो भी थे इनके साथ, राम नारायण मिश्र और शिव कुमार सिंह। तो इन तीनों ने मिलकर यह सभा का गठन किया था। ठीक है, और इस सभा के ही द्वारा एक और ग्रंथ था, एक प्रकाशन आप बोल सकते हो, किताब जो इन्होंने प्रकाशित की थी, हिंदी का शब्दकोश, हिंदी शब्द सागर। ठीक है, तो पूछा जाता है कि जो हिंदी शब्द सागर है इसका प्रकाशन किस संस्था के द्वारा किया गया था? तो वह भी नागरी प्रचारिणी सभा ने करा था। और उसको लिखा किसने था? वो लिखा था इसी के जो संस्थापक थे, श्याम सुंदर दास ने। ठीक है, 1893 में। अगला है, आज भी भारत में श्रवण कुमार पैदा होते हैं। श्रवण कुमार में कौन सी संज्ञा है? तो देखिए, जो श्रवण कुमार यहाँ पर शब्द यूज़ हुआ है, यह किसी व्यक्ति के लिए यूज़ नहीं हुआ है, यह यूज़ हुआ है पूरी जाति के लिए। ठीक है, तो आज भी भारत में श्रवण कुमार पैदा होते हैं। तो यहाँ पर जो ये श्रवण कुमार है, यह कौन सी संज्ञा है? यह जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि अगर हम श्रवण कुमार की बात करें तो ये किसी पर्टिकुलर का नाम है, लेकिन हमने यहाँ पर क्या करा है? कंपैरिजन के उसमें इसको हमने यहाँ पर यूज़ करा है। ठीक है, तो यहाँ पर ये कौन सी संज्ञा होगी? जातिवाचक संज्ञा होगी। अगला है, उपसर्ग का प्रयोग होता है। तो उपसर्ग का प्रयोग कहाँ पर होता है? बहुत ही इजी क्वेश्चन है। शब्द के आदि में होता है, यानी कि शब्द के शुरुआत में उपसर्ग का प्रयोग होता है और शब्द के अंत में प्रत्यय का प्रयोग होता है। ठीक है, अगला है, लालटेन किस प्रकार का शब्द है या किस उसका शब्द है या किस वर्ग में यह आता है? तो जो लालटेन शब्द है यह एक प्रकार का विदेशज शब्द है, क्योंकि इसको क्या लिखा जाता था? लैंटर्न इसको लिखा जाता था, है ना। और धीरे धीरे इसका क्या बन गया? लालटेन बन गया। तो आया कहाँ से है ये शब्द? ये शब्द विदेश से आया है, तो विदेशज शब्द है लालटेन। ठीक है, अगला है, कुछ विद्वान चा छ ज झ को मानते हैं। तो देखिए, ये जो चा वर्ग है, चा वर्ग को कुछ विद्वान जो हैं वो क्या मानते हैं? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, स्पर्शी संघर्षी व्यंजन। ठीक है, देखिए जो हमारे 5 वर्ग होते हैं, इन 5 वर्गों को स्पर्श व्यंजन बोला जाता है। ठीक है, कई बार प्रश्न बनता है स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो 25 है, क्योंकि 5 वर्ग होते हैं, हर वर्ग में 5 वर्ण होते हैं। ठीक है, लेकिन कहीं कहीं पर चा जो वर्ग है इसको स्पर्शी संघर्षी व्यंजन भी माना गया है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला है, ए वर्ण कहलाते हैं। तो देखिए, ये जो ए और ए वर्ण है इनका उच्चारण कहाँ से होता है, यहाँ पर ये पूछा जा रहा है। तो इनका जो उच्चारण स्थल है वह है कंठ तालव्य। ठीक है, तो ये कौन से वर्ण कहलाते हैं? कंठ तालव्य वर्ण कहलाते हैं। ये प्रश्न कई बार इस तरीके से भी पूछा जाता है, इनमें से किन वर्णों का उच्चारण कंठ तालव्य से होता है? आंसर होगा ए और
ए, ठीक है। अगला है निम्न में से कौन सा शब्द यण संधि का उदाहरण नहीं है। तो इनमें से कौन सा ऐसा शब्द है जो यण संधि जो है उसका उदाहरण नहीं है। आपने ये उदाहरण है ये बताना है, ठीक है, उदाहरण है ये बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, इत्यादि, ठीक है। तो इत्यादि जो है यह यण संधि का उदाहरण है। अगर बात करें एक एक की, ये किसका उदाहरण है, यह वृद्धि संधि का उदाहरण है, ठीक है। और नयन की बात करें तो यह अयादि संधि का उदाहरण है। और राकेश की बात करें तो यह गुण संधि का उदाहरण है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अगर बात करें वृद्धि संधि की, तो वृद्धि संधि में क्या होता है, ए और ए मिलाकर क्या बना देते हैं, जो बड़ी ए होती है उसको बना लेते हैं, ठीक है। तो जहां पर डबल मात्रा आ जाती है मैक्सिमम वो क्या होते हैं, वो वृद्धि संधि होते हैं, ठीक है। और यहाँ पर नयन की बात करें तो देखिए साउंड किसका आ रहा है, नयन, ना धन अयन, है ना। तो अय का साइन आ रहा है ना, अय का, तो अय से आगे हमारा अयदि, ठीक है। और राकेश तो राक धन ईश, तो आ धन ई धन ए बन रहा है। तो ये कौन सी संधि हो जाएगी, ये हो जाएगी हमारी गुण संधि, ठीक है। अगला है जिसका कोई अंत ना हो के लिए एक शब्द। तो जिसका कोई भी अंत ना हो उसकी के लिए हम अनंत कहते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला है हिंदी को राजभाषा बनाने का प्रस्ताव संविधान सभा में किसने रखा था। तो देखिए हिंदी को राजभाषा बनाने का जो प्रस्ताव रखा गया था यह रखा था ऑप्शन डी, गोपाल स्वामी अयंगर ने, ठीक है। तो हिंदी को राजभाषा बनाने का जो प्रस्ताव था संविधान सभा के सामने गोपाल स्वामी अयंगर ने रखा था, ठीक है। अगला है जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, लोकोक्ति का अर्थ क्या है। तो ठीक है, ये जो मुहावरा है या जो लोकोक्ति है इसका जो अर्थ है वह यह है कि कवि कल्पनाशील होता है, ठीक है। यानी कि जहां रवि नहीं पहुंच सकता, जहां पे सूरज नहीं पहुंच सकता, वहां पर कवि की पहुंच होती है, क्योंकि कवि क्या होता है, कल्पनाशील होता है, ठीक है। कवि कुछ भी सोच सकता है। चलिए अगला है चांदनी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो इनमें से कौन सा शब्द है जो चांदनी का पर्यायवाची शब्द है यहाँ पर, ठीक है। सॉरी, जो है वो बताना है हमको, ठीक है। तो 3 शब्द हैं जो चांदनी के पर्यायवाची नहीं है, 1 शब्द है जो चांदनी का पर्यायवाची है। कौन सा शब्द है, ऑप्शन बी, ज्योत्सना। ज्योत्सना का जो पर्यायवाची है वो है चांदनी, ठीक है। चांदनी की अगर हम अन्य पर्यायवाचियों की बात करें तो एक होता है कौमुदी, ठीक है। तो कौमुदी भी किसका पर्यायवाची है, चांदनी का पर्यायवाची है। और इसके अलावा चंद्रिका, तो चंद्रिका भी चांदनी का ही पर्यायवाची है, ठीक है। अब बात आती है अन्य 3 किसके हैं, हिमकर, शशि और सोम। तो ये फ्रेंड्स ये जो अन्य 3 हैं इसको छोड़कर, ठीक है, ये चांद के, चंद्रमा के पर्यायवाची हैं, ठीक है। जो चांद होता है ना, जिसके और पर्यायवाची कौन कौन से होते हैं चंद्रमा के, जैसे निशाकर होता है, ठीक है, राकेश भी इसी का होता है, हिमकर हो गया, शशि हो गया, सोम हो गया, ठीक है, मयंक हो गया। ये सारे किसके पर्यायवाची हैं, चंद्रमा के पर्यायवाची हैं। लेकिन अगर हम बात करें ज्योत्सना की तो ये किसका पर्यायवाची है, चांदनी का। और चांदनी के हमने 2 पर्यायवाची और देखे, कौमुदी और जो चंद्रिका है, ठीक है। अगला है तुलसीकृत विनय पत्रिका की भाषा क्या है। तो तुलसीदास ने एक रचना करी है विनय पत्रिका। कई बार प्रश्न बनता है विनय पत्रिका की रचना किसने करी है, तुलसीदास ने करी है। और ये किस भाषा में लिखा गया है, तो यह ब्रज भाषा में लिखा गया है, ठीक है। अगला है अनेकार्थक शब्द आम के लिए निम्न में से गलत शब्द का चयन कीजिए। ये कि आम शब्द है यहाँ पर दे रखा है और ये पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा शब्द जो है वो आम के लिए यूज़ नहीं होता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अप्रचलित, ठीक है। देखिए अप्रचलित का मतलब हो गया कि जो चलन में नहीं है, और आम का मतलब हो गया कोई भी आम चीज़, ठीक है। तो अगर यहाँ पे प्रचलित आ जाता तो फिर ये आम हो जाता, ठीक है। सामान्य यानी कि कोई भी आम चीज़ कैसी सामान्य है, केवल इसका अर्थ आपको यहाँ पर देखना है, ठीक है। व्यापक की बात करें तो जैसे हम बोलते नहीं कि आम बोलचाल की भाषा है तो व्यापक भाषा है, वो भी इसी का अर्थ निकल के आ रहा है। लेकिन अप्रचलित शब्द आ रहा है किसी स्पेशल चीज़ के लिए, ठीक है। अगला है घड़ा निम्न में से किसका पर्यायवाची नहीं है, ठीक है। तो घड़ा किसका पर्यायवाची यहाँ पर है होगा, ठीक है, इसको राइट कर लेना। घड़ा इनमें से किसका पर्यायवाची नहीं है, हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। तो किसका नहीं है, आगर का पर्यायवाची घड़ा नहीं है। बाकी निप का पर्यायवाची भी है, कलश का भी है और घट का भी है, ठीक है। लेकिन जो ये आगर है ये किसका पर्यायवाची होता है, यह घर का पर्यायवाची होता है, ठीक है। आगर ये किसका पर्यायवाची होता है, घर का होता है। घर के और कौन कौन से पर्यायवाची होते हैं, जैसे निवास भी कहते हैं घर को, गृह कहते हैं, आलय भी कहते हैं, ठीक है, ओक कहते हैं, निलय कहते हैं, काफ़ी सारे होते हैं घर के। तो यहाँ पर घड़ा हमने देखा निप घड़े का है, ठीक है, कलश घड़े के लिए कहते हैं और घट भी घड़े के लिए कहते हैं, ठीक है।
अगला है निराला की कहानी संग्रह निम्न में से कौन सी है। तो निराला जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, इनका कहानी संग्रह यहाँ पर आपने बताना है। तो सही आंसर है चतुरी चमार। ठीक है, तो चतुरी चमार जो है ये किसका कहानी संग्रह है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का। अगला है हिंदी साहित्य के आदिकाल को सिद्ध सामंत युग किसने कहा है, या सिद्ध सामंत काल किसने कहा है। ठीक है, तो ये जो हिंदी साहित्य का जो आदिकाल है इसको बोला जाता है हिंदी साहित्य का प्रारंभिक काल। ठीक है, यहाँ से इसको लेके चलते हैं कि हिंदी साहित्य का जो आरंभिक काल है, क्योंकि अलग अलग जो इतिहासकार हैं, अलग अलग जो विद्वान हैं, इन्होंने आरंभिक काल को अलग अलग कहा है। ठीक है, आप इन सबको नोट कर लीजिए। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आरंभिक काल की बात करें तो ये 650 ईस्वी से लेकर 1350 तक रहा है। ठीक है, आरंभिक काल। अब देखिए किसने इसको क्या कहा है। अगर हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल की बात करें तो इन्होंने आदिकाल को, जो ये आरंभिक काल है, इसको वीर गाथा काल कहा है। ठीक है, अगर हजारी प्रसाद द्विवेदी की बात करें तो इन्होंने जो ये आदिकाल है, यह प्रारंभिक काल है, इसको इन्होंने आदिकाल कहा है। ठीक है, तो हिंदी का जो प्रारंभिक काल था उसको आदिकाल नाम किसने दिया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। अब हमारा जो क्वेश्चन है कि आदिकाल को सिद्ध सामंत काल किसने कहा, तो ये कहा था राहुल सांकृतान ने। ठीक है, और अगर जॉर्ज गियर्सन की बात करें तो गियर्सन ने जो आरंभिक काल था उसको चारण काल कहा है। ठीक है, तो ये सारी बातें आपको याद रखनी है। एक बार फिर से रिपीट करते हैं। देखिए, जो हिंदी का आरंभिक काल था उसको आदिकाल कहा है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। ठीक है, और उसी काल को चारण काल किसने कहा है, जॉर्ज गियर्सन ने। ठीक है, रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है, उसे वीर गाथा काल, राहुल सांकृतान ने कहा है सिद्ध सामंत काल, और महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा है बीज वपन काल। ठीक है, तो ये सारे नाम हैं आदिकाल के, प्रारंभिक काल के। ठीक है, अगला है हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान कौन थे। तो हिंदी का सबसे पहले व्याकरण किसने लिखा है ये आपने बताना है। तो हिंदी का व्याकरण लिखने वाले जो प्रथम विद्वान थे वो थे जोशुआ कैटलर। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी हिंदुस्तानी ग्रामर। ठीक है, कब लिखी थी, 1715 के आसपास। तो हिंदुस्तानी ग्रामर किसकी पुस्तक है, जोशुआ कैटलर की है, और यह हिंदी का प्रथम व्याकरण इसको बोला जाता है। ठीक है, तो हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान कौन है, वो ये हैं। और इस किताब जो इन्होंने लिखी है जोशुआ कैटलर ने, हिंदुस्तानी ग्रामर, इसका उल्लेख एक किताब में हुआ है जिसका नाम है लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। ठीक है, काफ़ी महत्वपूर्ण किताब है, पेपर में पूछी जाती है कि यह किताब किसकी है, लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। तो वह किताब है गियर्सन की। ठीक है, तो गियर्सन की किताब में इस बात का उल्लेख हुआ है कि हिंदी की जो प्रथम व्याकरण है वो किसकी है, जोशुआ कैटलर की। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखनी है। अगला प्रश्न है वैराग्य संदीपनी किसकी रचना है। तो वैराग्य संदीपनी जो यह रचना है यह तुलसीदास की रचना है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे हिंदी के 20 महत्वपूर्ण एमसीक्यूज। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अपना स्कोर आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें अपने स्कोर को, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।